अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं आलोक रंजन सर, डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स में महारत हासिल रखते हैं और उसके साथ साथ अपनी यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच अनिका कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपने विचार में रखूंगा भी। आप जो भी सवाल मुझसे करेंगी फैक्चुअली आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। सर, आज हम G20 पर बात करेंगे और बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगी कि आई पर्सनली बिलीव कि आपके चैनल्स का जो कंटेंट है वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए? नहीं अनिका, अब आपने एक ऐसी चीज पूछ ली है जिसका जवाब देना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए। लोगों को लगता है कि जी ऐसे ही वीडियोस बन जाते हैं। देखिए, हवाई वीडियोस बनाना इज बहुत ईजी, लेकिन जब आप फैक्ट्स की बात करते हो, जब आप लॉजिक की बात करते हो, जब आप रेफरेंस की बात करते हो, तो कई बार आपके पास ऐसा होता है कि एक छोटे से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भी आपको शायद कई दिन लग जाते हैं। तो आपको वो जवाब तब जाके मिलता है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको रेफरेंसेस निकालने पड़ते हैं, आपको इतिहास में जाना पड़ता है, तब जाकर चीजें होती हैं। और बहुत मुश्किल काम है फैक्चुअली वीडियो बनाना। ये बहुत इजी टास्क नहीं है कि आप आए, आपने कुछ बोला और वीडियो बन गया। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स इतनी जल्दी मिलते नहीं है। फैक्ट्स इतनी परतों में छुपा दिए गए हैं कई जगहों पर कि इतनी आसानी से मिलते नहीं है। तो जो असली फैक्ट्स हैं उन्हें निकालना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही टफ है ऐसे वीडियोस बनाना। मैं इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि कल से जब से मैंने अपार्ट फ्रॉम माय रैंडम व्लॉग्स जो मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किए हैं, उसके लिए भी मुझे पहले प्रिपेयर करना पड़ा। तो मैं आपसे बहुत रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जब भी आप कोई वीडियो डालते हैं तो विद फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं आप अपना कंटेंट जो है प्रेज़ेंट करते हैं। तो आज हम G20 के बारे में बात करेंगे। जैसे इंडोनेशिया ने हैंडओवर किया इंडिया को G20 समिट। तो इंडिया इन अ वेरी यूनिक वे बहुत कोशिश कर रहा है कि प्रेजेंट हो, और बहुत सारी मीटिंग्स हो भी चुकी हैं और आगे भी होंगी। तो आपको क्या लगता है कि ग्लोबल इमेज जो इंडिया की है वो कैसे डिपिक्ट होगी G20 मीटिंग्स के बाद? देखिए अनिका, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को थोड़ा सा G20 के बारे में बताना चाहूंगा, तब आप उसे कोरिलेट कर पाएंगे कि इंडिया के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसके बाद इंडिया की इमेज कैसे बनने वाली है। G20 जो है वो इस दुनिया में, इस धरती पर 19 सबसे ताकतवर देश, इकोनॉमिकली, डिफेंस वाइज, और प्लस EU, पूरा यूरोपियन यूनियन। अब आप सोचिए कि 80% जो इकोनॉमी है इस पूरे हमारे प्लेनेट की, वो इन 20 देशों के पास है। अगर मैं EU को भी एक देश मान लेता हूं तो 20 देशों के पास है। सबसे ज्यादा मैन पावर इन देशों के पास है। सबसे ज्यादा बिजनेस, फैक्ट्रीज, कंपनीज, पॉलिसीज, हर चीज इनके पास है। टेक्नोलॉजी इनके पास है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा मौका है और पहली बार प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को। 75 ईयर्स हो गए, फर्स्ट टाइम हम ये होस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत प्राउड की भी बात है और इंडिया के लिए आगे जो इंडिया का फ्यूचर है वो इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आते हैं कि भाई इसकी मीटिंग्स जम्मू कश्मीर में भी कराई जानी है। तो जाहिर सी बात है भाई, जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो वहां पे मीटिंग्स होंगी भाई, क्योंकि हमने उन एरियाज पे फोकस किया है जिनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। अब जम्मू कश्मीर को अटेंशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि 75 ईयर्स में जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हम लोगों ने झेला, आप लोगों ने झेला, वहां के कश्मीर के लोगों ने झेला, ये मतलब अपने आप में बहुत, क्या कहूं मैं, बहुत बड़ी मुसीबत थी। लेकिन धीरे धीरे हम उससे, उस बुरे फेज से धीरे धीरे कोशिश करके निकल रहे हैं। और G20 की मीटिंग भी उन्हीं कोशिशों का एक नतीजा है, जिसका फायदा हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, वहां पर इंफ्रा के लिए डेवलपमेंट होगी, वहां पर कंपनीज आएंगी, और इसका फायदा किसे मिलेगा? वहां के यूथ को मिलेगा, वहां के लोगों को मिलेगा। जिस तरह से हम टूरिज्म से जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, वैसे ही जब कंपनीज आ जाएंगी, जॉब्स आएंगी, नए नए इनोवेशन के सेंटर्स खुलेंगे, जैसे IT पार्क भी आने वाला है, तो आप समझिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वहां के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। और मुझे पता है, ये पाकिस्तान के लोग भले कहते हैं कि पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, वो दिखता नहीं है, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जितना टैलेंट हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में है, उतना टैलेंट कहीं नहीं। और वो टैलेंट आप देखेंगे कि आने वाले 3-4 साल में G20 की मीटिंग्स के बाद जो बदलाव वहां पे आने वाले हैं, उसमें वो टैलेंट आपको नजर आएगा और कश्मीरी दुनिया में छाएंगे। आप ये मेरी बात मार्क करके रखिएगा। बिल्कुल सही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आपने जो बात की हमारे पड़ोसी मुल्क की, उनका जो ऑब्सेशन है हर चीज को लेके इंडिया के प्रति,
तो रिसेंटली अब जो डिसीजन हुआ है कि 22 टू 24 मई तक जो मीटिंग्स होंगी G20 की वो कश्मीर में भी होंगी, J&K में होंगी। और इस ऑब्सेशन के चलते पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना जो मुँह खोला है और कहा है कि हम नहीं होने देंगे, हम इसको कंडेम करते हैं। तो वो किस चीज़ को कंडेम करते हैं और क्यों उनका क्या रेलेवेंस है बार-बार दिखाना अपना रेलेवेंस कि हमें कश्मीर में ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। जबकि उनके पास एक हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लोग कहते हैं। उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो तितर-बितर उन्होंने किया है चीज़ें, हम उसके बावजूद भी उस पर उतना नहीं दिखाते जितना वो यहाँ पे डेवलपमेंट होने के बाद भी अपना वो रेलेवेंस दिखाना चाहते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे या अपनी थ्रू। तो क्या कहेंगे आप इस ऑब्सेशन को? अनिका, एक कहावत है कि दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। तो पाकिस्तान इस वक्त फड़फड़ा रहा है। अब इसका मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए 75 ईयर्स में उसने कश्मीर के लिए किया ही क्या, उसके हाथ में क्या है? उसने 3 मेन लड़ाइयां लड़ी, बड़ी लड़ाइयां लड़ी, कश्मीर का कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद उसने प्रॉक्सी वॉर छेड़ा, अब भी वो धीरे धीरे दम तोड़ चुका है क्योंकि यहाँ पे उसका जवाब दिया जा रहा है, रिटेलिएट किया जा रहा है, पॉलिसीज ऐसी है जो उससे निपटा जा रहा है। कश्मीरी अब समझ चुके हैं कि जी वो जो चूरन खिलाते आ रहे हैं उस चूरन का कोई फायदा नहीं है बॉस, क्योंकि सच्चाई ये नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भी अब ये समझने लगे हैं, हालांकि अभी उनकी संख्या कम है, लेकिन आने वाले वक्त में वो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि भाई आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वहीं से आपकी पानी से बिजली बनाते हैं, 7 से 8 रुपए पर यूनिट बिजली का खर्च पड़ता है, और वही बिजली उल्टा आपको वो 32 रुपए यूनिट बेचते हैं, वो भी दिन में 3.5 घंटे के लिए। तो अब वहां के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है और धीरे धीरे वहां से भी आवाजें उठ रही है। चलिए अभी उधर रहने देते हैं, हम इधर आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान इसके अलावा कर भी क्या सकता है? पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। फ्रस्ट्रेट इसलिए हुआ है, वो यूएन में जाके कश्मीर कश्मीर करता है, वो कई सारे और प्लेटफॉर्म्स का जो इंटरनेशनल फोरम्स है वहां पे कश्मीर कश्मीर करता है। उसके बदले मिला क्या उसे? उसके बदले मिला ये है कि कश्मीर के नाम पर जो उसका प्रोपेगेंडा था वो सामने धीरे धीरे सब सामने आ गया। अनिका, आपको याद है ना कि मलिहा लोधी जो थी उनकी यूएन में रिप्रेजेंटेटिव, वो बड़ा क्लासिक केस है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सामने रखने का। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई एक लड़की की और यूएन में हाँ बोला कि जी ये कश्मीर की लड़की है, और 1 घंटे के अंदर वो प्रोपेगेंडा उनका फट गया और वो निकला कि जो तो फिलिस्तीन की लड़की थी। अब आप सोचिए कि जब दुनिया ये देखती है कि भाई पाकिस्तान जो तस्वीर कश्मीर की दिखा रहा है वो तो झूठी तस्वीर है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम असली तस्वीर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि जी कश्मीर में जुल्म है, जेल बना के रखा है, ये बना के रखा है। अच्छा जी चलिए, तो भाई फिर तो G20 मीटिंग का उसे स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि G20 मीटिंग जब वहां पे हो रही है तो दुनिया भर से लोग आएंगे भाई, 20 देशों के लोग आएंगे ना, वहां पे डेलीगेशन आएगी, उनके साथ वहां की मीडिया भी आएगी, तब तो भारत का जो आप आरोप लगाते हो कि भारत ऐसा करता है वो तो सबको सामने आ जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि इससे भारत का नहीं उसका प्रोपेगेंडा और ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि वो जो तस्वीर दिखाता है कि जी जुल्म हो रहा है कश्मीर में, वो जब इंटरनेशनल मीडिया आएगी, जब वो कवर करेगी, तो उनको तो ग्राउंड रियलिटी दिखेगी ना। वो सुनी सुनाई बातें तो नहीं देखेंगे, वो तो ग्राउंड पर आएंगे, जम्मू कश्मीर में आएंगे और देखेंगे कि अरे यहां तो कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उनके लिए काम किया जा रहा है, और जैसा पाकिस्तान बताता है वो तो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो बेसिकली ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है कि वो कश्मीर कश्मीर करता रहा, लेकिन इंडिया उससे कहीं आगे निकल गया। इंडिया ने दुनिया को सच्चाई दिखा दी। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो बिहार में भी हैं, प्रॉब्लम्स तो यूपी में भी हैं, प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, लेकिन जरूरत यह है कि क्या हम उन प्रॉब्लम्स की सुनवाई कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो 370 और 35A के पहले जिस तरह से एक खास परिवारों का कब्जा था, उससे आगे बढ़ने नहीं देते थे, पीछे जाने नहीं देते थे चीजें, अब वो हट गया, अब वो सबके पास एक्सेसिबल है, हर कश्मीरी को एक्सेस मिल रही है। तो इससे फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की बढ़ रही है कि उसका जो प्रोपेगेंडा था वो डिबंक हो रहा है, और इंडिया धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने रख रहा है कश्मीर को लेकर। तो ये उसकी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बार बार ऐसा करता है। आपने यूएन की बात की और इंटरनेशनल फोरम्स की बात की, तो आपको नहीं लगता कि अब उनकी ग्रिप वहां भी कमजोर पड़ रही है कश्मीर के मामले में, क्योंकि कश्मीरियों की रिप्रेजेंटेशन भी अब शो हो रही है इंटरनेशनली? तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अनिका, ये बात आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए पहले क्या होता था, आज जब हमारे यहाँ के बच्चे जाकर मेडल्स जीत रहे हैं दूसरे देशों में, तो वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कश्मीर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीरी बच्चे हैं ना, तो दुनिया ये देख रही है ना। प्लस यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पे या जो और भी दूसरे प्लेटफॉर्म से जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वहां भी कश्मीर से आवाजें उठ रही हैं, वहां भी कश्मीर के लोग जाकर अपने विचार दे रहे हैं। अभी हाल ही में वाशिंगटन डीसी वाला जो केस हुआ था कि वहां पर अपने श्रीनगर से गए थे वहां पे लोग वहां पर, और वो बता रहे थे कि कैसे श्रीनगर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। तो वहां पे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ने क्या किया,
वो लगातार पहले गाली देता रहा, फिर उसके बाद भड़क गया, आखिरकार उसको उठाकर फेंकना पड़ा क्योंकि वो झूठी बातें कर रहा था। तो अब ये दुनिया देख रही है कि भाई जो पाकिस्तान कहता है वो तो कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि तो झूठ बोल रहे हैं। तो सामने चीजें डीबंक हो रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कश्मीर से लोग अब इंटरनेशनल फोरम पे जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, और जब ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि कंट्री जो है वो और आगे जाएगी। तो इसका फायदा हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये काम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वहां के भी कुछ एक्टिविस्ट हैं जो अपनी आवाज इंटरनेशनल फोरम पे उठाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां से ज्यादा लोगों को बाहर आना चाहिए, सच्चाई दिखानी चाहिए कि भाई आपने कहते हो कि जी आजाद कश्मीर है, किस बात का आजाद है आप मुझे बता दो। क्या वहां की गवर्नमेंट के पास उसके फाइनेंसेस को यूज करने का आजादी है? नहीं है। क्या वो अपने बॉर्डर्स को अपनी सेना के द्वारा सिक्योर करने की आजादी है? नहीं है। वहां पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। क्या वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके हाथों में है कुछ भी कंट्रोल? नहीं है। उनको बजट जो है वो पाकिस्तान की सरकार देती है। वहां पर जो कमाई होती है, जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं, वो सारा पाकिस्तान के खजाने में पैसा जाता है। उनको क्या मिल रहा है? तो किस बात के आजाद हैं वो? मेरा सवाल तो यही है कि वो किस बात के आजाद हैं। अगर ये बात पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ में आ जाएगी, उसी दिन से वहां के लोगों का भला होना शुरू हो जाएगा। आई होप उनको ये बात समझ में आ जाए, लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो अभी उनका वो कंफ्यूजन में ही है कि हम आजाद हैं कि नहीं हैं। आधे एक अलग तंजीम के साथ जुड़े हैं, अलग आधे अब इंडिया आना चाहते हैं और इसके साथ मिलना चाहते हैं। तो ये उनका खुद का एक स्टैंड होना चाहिए कि वो खुद से सारे लोग उठ के इस पर अपनी बात रखें। खैर, हम लोग चाइना की भी बात करते हैं, क्योंकि चाइना हमेशा ज्वाइन करता है पाकिस्तान को। कि उन्होंने रिसेंटली ये भी बताया कि जो हम कंडेम कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी हिमायत जो आई है वो चाइना की तरफ से भी आई है। सो ये जो इन दो देशों का रिश्ता है, आपको क्या लगता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों ऐसे चाइना के लिए ये एक कंपल्सरी चीज बन जाती है कि वो उनकी एक ऑब्सेशन जो है उसमें उनके साथ चले? देखिए, चाइना के सामने अगर एशिया में सबसे बड़ी चुनौती कोई पेश कर रहा है तो वो है इंडिया। सबसे बड़ी चुनौती। पहले चाइना को लगता था कि नहीं नहीं मैं ही सुपर बॉस हूं और ऐसा है वैसा है, लेकिन इंडिया ने दिखा दिया कि बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपने बबल बना के रखा है वो बबल फूट गया है, ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन चाइना को ये समझना पड़ेगा कि भाई वो अपना देखें, हमें अपना देखने दें। लेकिन क्या है, चूंकि चाइना को प्रॉब्लम है इंडिया से, इसलिए अब उसको काउंटर करना है। चाइना को सिर्फ इंडिया से ही प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को और भी 18 देशों से 21 देशों से प्रॉब्लम है जो उसके आसपास है और उसके आसपास नहीं भी है, उन सबसे प्रॉब्लम है। कोई एक देश बता दीजिए चाइना के आसपास जो हो जिससे चाइना को प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो इट मींस कि चाइना में ही प्रॉब्लम है। अब आते हैं दूसरी तरफ। चूंकि चाइना जानता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो चाइना पाकिस्तान को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहा है। टूल किस तरह, मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान शुरू से एड पर जिंदा रहा है ना, उनका वहां कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूनिट है जो डेवलप हुई ना, उनके यहाँ सर्विस सेक्टर है, बस किसी तरह काम चला। एग्रीकल्चर एक सेक्टर ठीक था उनका, उसको भी डुबो दिया उन्होंने। टेक्सटाइल थोड़ा ठीक कर रहा था, उसको भी तबाह कर दिया उन लोगों ने। मैं पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूं कि अगर चीन आपका इतना ही बड़ा हिमायती है कि हिमालय से ऊंची दोस्ती और इंडियन ओशियन से गहरी दोस्ती, तो फिर चाइना ने आपके यहाँ फैक्ट्री सेटअप क्यों नहीं कर देते? वो आपके यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे देते? वो आपको सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं बना रहे? वो सारी चीजें ये क्यों कहते हैं कि जी आप इंपोर्ट ही करो? आप यकीन नहीं मानेंगे यानिका, पिछले साल मैंने डेटा देखा, पिछले साल का जो इंपोर्ट का डेटा था, पाकिस्तान ने चाइना से $20 बिलियन का इंपोर्ट किया है और चाइना ने पाकिस्तान से सिर्फ $3 लाख का इंपोर्ट किया है। अब आप समझिए जो ये गैप है ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता है। पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता कि ग्वादर पोर्ट आपने दे तो दिया बनाने को, वहां से होने वाली कमाई में 91% चाइना ले जाता है। अगर 100 रुपए ग्वादर पोर्ट से कमाई हो रही है, 91 रुपए चाइना ले जाता है, 9 रुपए देता है आपको। ये कौन सी बराबरी वाली बात है? ये दोस्ती है क्या? ये दोस्ती नहीं है, इसको तो लुटेरापन कहते हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं। टीआरटी वर्ल्ड है, टर्की की मीडिया है, बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, सरकारी मीडिया है। उसकी रिपोर्ट है कि 2025 तक पाकिस्तान में 50 मिलियन शायद या 5 मिलियन या 50 मिलियन चाइनीज वर्कर काम कर रहे होंगे। क्या पाकिस्तान के लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि क्या पाकिस्तान में बेरोजगारी नहीं है? पाकिस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? चाइनीज क्यों आ रहे हैं वहां पे काम करने? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चाइना जो अपने पैसे लगा रहा है वो सारे पैसे वो पाकिस्तान को नहीं दे रहा। वो लेबर अपना भेज रहा है, जिससे वो कमाई हो तो वापस को चाइना को आए। वहां से जो सामान चीज वो बना ले रहा है उससे जो कमाई हो रही है वो चाइना को वापस आ रही है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसको ये चीज नजर नहीं आती कि चाइना धीरे 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 डिप में फंसाते जा रहा है, आपको वो कब्जा काबिज होते जा रहा है। लेकिन आप जो है कि जो दोस्ती है, दोस्ती है, ये कैसी दोस्ती है? ये पाकिस्तान यूज हो रहा है
और इस इस्तेमाल की बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी आने वाले वक्त में, आप देखिएगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान चाइना बन जाए और हो उसका सकता नाम है, ही बिल्कुल चेंज हो करके सकता चाइना बन जाए, है। चाइना हो रख सकता दिया है। जाए। इस्लामिक ये रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना एंड पाकिस्तान। रिपब्लिक ऑफ चाइना। अच्छा, रिलीजियस चीजों की जब बात आती है तो पाकिस्तान का एक स्टैंड ये भी रहता है कि हम जो मुसलमान हैं इंडिया में, और खासकर फिर वो अगेन कश्मीर के मसले को घसीट कर लेकर आते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। उइगर मुस्लिम्स जो है, जो चाइना में मुस्लिम्स है, उन पर जुल्म नहीं हो रहा है, उन पर लिटरली एक रिपोर्ट में ऐसा आया है कि जो वहाँ की मुस्लिम लेडीज हैं, अगर वो ज्यादा लंबे कपड़े पहनते हैं तो लिटरली उन्हें ये ऑर्डर है कि उनको हाफ स्कर्ट ही पहननी है। तो वो जुल्म नहीं है वहां की औरतों पे कि उन्हें अपना चॉइस का जो कपड़ा है पहनने नहीं दिया जा रहा है। तो उनको वो मुस्लिम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, और उनको यहाँ के जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और उन पर वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है ये जुल्म के अंदर है। अनिका, मैं आपको बताऊं कि किस तरह आंखें मूंद रखी इन लोगों ने। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप किसी कॉज को लेकर आ रहे हो, आप ठीक है, आप कहते हो कि जी दुनिया भर के मुसलमान हैं, जहां पर भी कुछ प्रॉब्लम है हम आवाज उठाएंगे, लेकिन ये आवाज वहां क्यों नहीं उठती जहां पे सबसे ज्यादा उठने की जरूरत है? और आपने तो एक बहुत मतलब ऐसा एग्जाम्पल दिया है जो बहुत, मैं उसको कहूं कि इससे भी बड़े बड़े एग्जाम्पल क्या, मैं इससे भी बड़ी बड़ी हकीकत आपको बताता हूं। दुनिया भर की मीडिया, उसमें अल जजीरा भी शामिल है, उनकी रिपोर्ट्स हैं, मैं बार बार जिक्र करता हूं अपने वीडियोज में, रमजान में रोजे नहीं रखने दिए जाते। आप सोचिए कि रमजान चल रहा है और वहां पर रोजे नहीं रखने दिए जा रहे। क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। वहां पर दाढ़ी नहीं रखने दी जा रही। क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। वहां पर मस्जिदों को टॉयलेट में तब्दील कर दिया जाता है। मस्जिदों की जो क्या कहें उसका, जो उसकी संरचना होती है, जो नॉर्मली जो इस्लामिक आर्किटेक्ट होता है, उसको बदल दिया गया है। वो चाइनीज आर्किटेक्ट हो गए हैं। आप सोचिए, उनको डिटेंशन कैंप्स में रखा जा रहा है, यहां तक कि कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही। इतनी सारी रिपोर्ट्स आई हैं उनकी कि लीनेज जो है उसको ब्रेक कर दो। आप सोचिए कि क्या हमने तो, मुझे नहीं लगता कि हमने इंडिया में ऐसा कुछ होते हुए देखा है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा होगा? नहीं होगा। और ये चीज पाकिस्तान को नजर नहीं आती है। उसको लगता है कि इंडिया में ही सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। मुझे हंसी आती है, इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, और उनसे अल जजीरा से लेकर और दुनिया भर की मीडिया में जब भी ये सवाल पूछा जाता था कि जी आप उइगर मुसलमानों पे क्या कहेंगे जो चाइना में जुल्म हो रहा है, ही सेड कि आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में। आप मतलब आप यकीन कर सकती हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री वो ये बात कहे? आप सोचिए। तो पाकिस्तान के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। अगर आप मुसलमानों के हिमायती है तो जिस तरह आप बाकी जगहों पे उठाते हो ना, आप चाइना उइगर का मामला भी उठाइए, लेकिन वो नहीं उठाएंगे। ये कैसे बेगैरत लोग हैं कि उन्हीं लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। कैसे सोचिए कितनी बेगैरत लोग हैं। कितनी कितनी मतलब, आप में अगर जरा भी गैरत होती तो आप नहीं करते। आप इजराइल के खिलाफ अपने यहाँ प्रोटेस्ट करते हो, आप फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्रोटेस्ट आपका हक है, लेकिन भाई कभी चाइना में उइगर मुसलमानों के लिए भी प्रोटेस्ट कर लो। आप सोचो कि जरा भी गैरत नहीं बची। इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं वहां पर उइगर मुसलमानों के खिलाफ, और आपको जरा भी इस बात का एहसास नहीं होता कि यार कितना जुल्म ढाया जा रहा है वहां पे। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वहां से तो फायदा है। अगर बोल देंगे तो फिर चाइना डंडा करने लगेगा, चाइना फिर पैसे नहीं देगा, फिर हमारा क्या होगा, फिर डॉलर कैसे आएंगे? तो यहाँ पे वहां पे फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इस्लाम कुछ नहीं होता है, हम अपना देख लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। आप सोचिए, ये तो डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का। और एक चीज मतलब उनके उस ऑब्सेशन की और प्रोपेगेंडा की खत्म ही नहीं होती। आपने इजराइल की बात की कि प्रोटेस्ट इंसान का हक होता है, और कल कश्मीर में एक प्रोटेस्ट भी निकला इजराइल के खिलाफ, और कुछ लोगों ने उस पर अपनी मजम्मत की कि इजराइल जो उनके बीच में, उनके और पैलेस्टाइन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो माली और जानी नुकसान है वो सही नहीं है। तो अगर कश्मीरी उस दबाव में होते या जुल्म में होते तो क्या वो अपने लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं निकालते? बिल्कुल निकालते, बिल्कुल निकालते। knowing that India has a good diplomatic ties with Israel, बट उसके बावजूद भी यस। यहाँ कश्मीर में लोग निकाल रहे हैं, तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है उस चीज पे। तो ये एक क्लियर और इवन एग्जांपल है कि और हाँ, इवन फिलिस्तीन के साथ भी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, बड़े अच्छे हम्म, संबंध हैं हमारे फिलिस्तीन के साथ भी। तो जब उनको निकालना होता तो वो अपने लिए भी ऐसे ही निकालते, कौन उनको रोक पाता? तो इस ऑब्सेशन को वो यही नहीं समझते। खैर, हम G20 की बात ही कर रहे थे, अब कश्मीर में G20 हो रहा है। क्या ये ऑब्सेशन इसलिए भी है पाकिस्तान का कि G20 में जो
G20 जो है वो कश्मीर में होने जा रहा है और ये एक फाइनल टच होगा उनका जो प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि उसके बाद क्या ही बचेगा कि G20 के मीटिंग्स जो है वो कश्मीर में होंगे और उसका फाइनली जो उनका जो प्रोपेगेंडा है वो एक्सपोज हो जाएगा क्लियरली, जो वो स्टैंड रखते हैं कश्मीर इशू के। क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल, इसके जैसा कि बारे में? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया अनिका, बिल्कुल ये सही बात है। इसी की तो फ्रस्ट्रेशन है। आप देखिए कि सिर्फ G20 की मीटिंग नहीं होनी है। आई थिंक जुलाई में एससीओ समिट की भी मीटिंग होनी है और ये वही एससीओ है जिसका मेंबर पाकिस्तान भी है। तो क्या उस मीटिंग में पाकिस्तान आएगा कश्मीर? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक तो कुछ मीटिंग्स आई हैं जिसमें पाकिस्तान ने मना कर दिया, प्लस एक आध मीटिंग में वापस कर दिया गया, क्योंकि फिर वही कश्मीर एजेंडा आप वो मैप लेकर आ जाते हो, तो भाई यहाँ पर तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन वो देखने वाली बात होगी कि वहां पे आएंगे कि नहीं आएंगे वहां पे। अब आते हैं G20 पर। देखिए, G20 जैसा कि मैंने आपको बताया कि G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया उस चीज को देखती है। अगर G20 ने कोई चीज फाइनल कर दी, इट मींस कि दुनिया की जो सबसे ताकतवर देश हैं, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली। अब पाकिस्तान को इसी से दिक्कत है, क्योंकि वो समझ रहा है कि G20 की मीटिंग के बाद ये एक तरह से एक्सेप्टेंस चली जाएगी कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। हालांकि उसके समझने न समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा भी। लेकिन जो दुनिया में जहां पर वो प्रोपगेट करता है, जिन फोरम्स का, यूरोप में करता है, अमेरिका में करता है, दूसरी जगहों पे करता है, वहां पर ये मैसेज क्लियर कट चला जाएगा कि जी ये प्रोपगेंडा जो है वो गलत है। मतलब वैसे तो प्रोपगेंडा गलत ही होता है, जो वो बातें पाकिस्तान कह रहा है वो गलत है, और इसकी पुष्टि होगी G20 के डेलीगेशन के द्वारा। G20 का डेलीगेशन जब वापस जाएगा, जब, क्योंकि हम सिर्फ वहां पे बातचीत नहीं करते ना, वहां पे हम कारोबार की बात करेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, वहां पे नए मौकों की बात करेंगे, वहां पर एक दूसरे से कल्चरल एक्सचेंज की बात करेंगे। और ये चीजें जब धीरे धीरे बढ़ेंगी, कश्मीर में लोग आएंगे, कश्मीर से लोग बाहर जाएंगे, वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होगा कि जो एक पर्दा बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही, उस पर्दे के पीछे मत देखिए। उस पर्दे के पीछे हम जानते हैं कि क्या है, जो हम ही कह रहे हैं हम बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे ये है, वो चीज जो है वो पर्दा हट जाएगा। और एक बार ये पर्दा हटा अनिका, तो पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। वैसे भी कश्मीर के नाम पे उसका कुछ आज तक हुआ नहीं है, बस उसने अपने बच्चों के जहन में जहर भरा है, और वो जहर जो है, वो नफरत जो है, वो अब निकल रही है कि उन्हीं का देश तबाह हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा कदम है इंडिया की तरफ से, और बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंडिया के लिए G20 का फोरम कश्मीर के नजरिए से। एग्जैक्टली क्योंकि कश्मीर के हवाले से देखा जाए तो हमारे लिए कश्मीर में इस टाइम पाकिस्तान क्या कह रहा है या बाकी मुल्क क्या कह रहे हैं वो हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है। हमारे लिए इस टाइम पे ये मैटर कर रहा है कि हमारे कश्मीर में जहाँ पे G20 मीटिंग्स होने वाली है वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है रिगार्डिंग द ब्यूटिफिकेशन एंड रेनोवेशन ऑफ श्रीनगर स्मार्ट सिटी। हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है गिवन डेडलाइन से पहले वो खत्म करने हैं, क्योंकि मीटिंग्स यहाँ होने वाली है और यहाँ के कंसर्न्ड ऑफिशियल्स पे जो इस वक्त है वो दबाव है कि हमें काम सब वक्त रहते खत्म करना है। तो हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन वो है, ये नहीं है कि वो लोग क्या कह रहे हैं। और इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि अगर चाइना उनके साथ हिमायत दिखा रहा है इस चीज पे, सिर्फ चाइना ही तो नहीं है G20 मीट में, देयर आर 19 अदर कंट्रीज हमारे गेस्ट मेंबर्स। एग्जैक्टली। और और वो इनफैक्ट मैं अनिका देख रहा था कि जिस तरह से श्रीनगर का ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, जिस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और वो बिफोर और आफ्टर वाला देखा मैंने, मैं तो देख कर मुझे लगा कि यार ये तो यूरोप है, ये तो इंडिया लग ही नहीं रहा कि इंडिया है। जिस तरह से चीजें दिखी मुझे कि ऐसा होने वाला है, कुछ चीजें तो हो गई। मुझे लगता है कि आप ज्यादा वहां पे चूंकि वहीं की हैं, तो आप देखती होंगी कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं। मैंने तो वीडियो में देखा और मुझे देख के बड़ा मजा आया, और मुझे लग रहा है कि जल्दी से ये कंप्लीट हो, और G20 की मीटिंग के फौरन बाद में कश्मीर आने का प्लान मैं कर रहा हूँ कि जल्दी जाऊंगा और देखूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि देखो बॉस, ये है कश्मीर हमारा। एग्जैक्टली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, जो भी आपके मन में आ रहा है? मैं आखिरी मैसेज पाकिस्तान के लोगों को देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोगों, अगर आप अपना भला चाहते हो तो कश्मीर नाम का शब्द अपने दिमाग से, डिक्शनरी से, जहां जहां लिखा हुआ है ना, डिलीट कर वहां कोई डिक्शनरी ही नहीं है, उनके पास डिक्शनरी ही नहीं है। अच्छा चलो, जहां भी रखा हो उन्होंने, वहां से डिलीट कर दीजिए कश्मीर का नाम, और वहां यकीन मानिए फायदे में रहोगे। वहां आपको पता है पिछले जमाने में बहुत टाइम तक जब राइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो और द पीरियड ऑफ क्या होता था कि जनरेशंस के थ्रू वो वोकली ट्रांसमिट करते थे, तो वहां अभी भी वोकली ट्रांसमिट होता है, वहां पे कोई किताबें नहीं है, वहां पे कोई ऐसे चलिए जो दस्तावेज नहीं दिमाग मिलते चलिए जो जहाँ पे दिमाग चीजें जहन लिखी में हो। जो रखा है वहां पे डिलीट कर दीजिए, वहां से डिलीट कर दीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे वो। बस यही मेरा एग्जैक्टली संदेश है उनको।
Thank you so much for giving your time. Thank you so much for joining. Thank you, Anika. Thank you so much. Thanks. Thank you.